आज ऐसे नारी शक्ति रूपा से हम रूबरू करवाते हैं जो एक तरह से जाने माने अधिवक्ता, जो पटना हाई कोर्ट में एक चर्चित अधिवक्ता हैं जिनका नाम है ऋचा झा। तो कानून के क्षेत्र से तो मैं जुड़ी हूँ। तो मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने की जो लड़ाई है उसके बारे में ज्यों-ज्यों मैं जानती गई तो फिर मैं मगध और मगही को छोड़ नहीं पाई। जी। कहते हैं ना कि कर्म के माध्यम से जो मैं मगध और मगही से जुड़ी तो फिर मैं मगध और मगही से दूर जा ही नहीं सकी। जी। अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने के लिए 2023 में हमने पद यात्रा की, जिसमें हमने मतलब 7 दिवसीय पद यात्रा की। यही गया के विष्णुपद मंदिर से राजभवन पटना तक। एक और मतलब कहे रोमटा खड़ा कर देने वाली घटनाएं आपके साथ घटी थी। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के लिए आप लोग मांग कर रहे थे जी। तो उस समय एक ऐसी रेलगाड़ी को आप लोग के ऊपर से पार कर दी गई थी जी। जिसमें आप लोग बाल या प्रभु की कृपा रही कि आप लोग वहां पर सुरक्षित रहे। जब उनके अपने लोग वहां पर खड़े थे तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को इस आंदोलन की और इस जन जुटान की जानकारी तो थी। जी बिल्कुल। उसके बाद भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे और परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए के नारे लगा रहे थे। तभी सुविधा एक्सप्रेस बहुत तेज गति से हम लोगों की तरफ बढ़ी। बहुत सारे पत्रकार साथी भी थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने रेलवे को इसकी पूर्व सूचना दी है तो आप लोग घबराइए मत। सो रेलवे को आप लोगों के पास से रोक दिया जाएगा, निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा। हम लोग ट्रैक पर ही थे, तभी अचानक से रेलवे ट्रैक पर से सुविधा एक्सप्रेस अपनी पूरी गति के साथ गुजर जाती है। तो विधानसभा 2025 में आपकी पार्टी भी है, समाजवादी लोक परिषद जी। तो इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, समाजवादी लोक परिषद को हमने शुरू से मगही भाषा के आंदोलन में समर्पित कर रखा है। हम शुरू से कहते आए हैं कि देखिए, जब तक किसी भाषा की मांग संसद भवन तक नहीं पहुंचेगी तब तक वहां तक अष्टम अनुसूची में दर्जा नहीं मिलेगा। भाषा के लिए होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दे सरकार। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे घोषणा पत्र में मगही भाषा की मांग जो है वो सबसे पहले सूची के पहले नंबर पर होगी। उसके साथ जो जहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे तो प्रत्याशी भी उतारना चाहते हैं। तो जहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे तो उसके बाद बाकी जो स्थानीय मांग है, जनता की समस्याएं हैं तो उनको भी हम उठाएंगे। हम लोगों का इस बार का एक ही नारा है कि जे करतन मगही के सपोर्ट उनके देम अब की वोट। और उसी नारे का एक और विकल्प भी है कि जे करतन मगही के सपोर्ट वह मांगे हमरा से वोट। नमस्कार, आप पराक्रमी मगध चैनल देख रहे हैं। आप को मैं आज ऐसे नारी शक्ति रूपा से हम रूबरू करवाते हैं जो एक तरह से जाने माने अधिवक्ता, जो पटना हाई कोर्ट में एक चर्चित अधिवक्ता हैं जिनका नाम है ऋचा झा। और यह समाजवादी लोक परिषद जो पार्टी है उनके प्रधान महासचिव भी रही है और हैं भी वर्तमान में। और पार्टी के लिए बहुत ही एक तरह से जुझारू महिला इस मगध क्षेत्र में है। आप जब भी पटना हाई कोर्ट में अगर आप विचरण करते हैं तो इनका नाम लिया जाता है, ऋचा झा मैडम की। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को रूबरू करवाता हूं। मैडम, आपका चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मगध की भूमि पर आपको जहानाबाद में हार्दिक अभिनंदन भी है मैम जी। और मगही जो आंदोलन हुआ था आप देखे होंगे ही, गया जी में जो अनशन किया गया था उसमें
मैडम का एक लीड रोल था, जो अष्टम अनुसूची में संविधान के लिए मगही भाषा को जोड़ने के लिए मैडम के कहें मुखारबिंद हो, शक्ति हो और सहयोग हो, वह पूरी एक तरह से योजना बनाकर टीम को वहाँ पर व्यवस्थित की गई थी गया जी में। और कई वहाँ पर सरकार के मंत्री भी आए और इन लोगों को एक तरह से मतलब बताएं कि आप लोग अनशन हटा दीजिए और मैं सरकार से बात करूंगा। लेकिन इतने समय बीत गए हैं, लेकिन आज तक सरकार और उनके मंत्री एक तरह से कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। अभी तक कोई चर्चाएं मगही के विषय में नहीं हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि ऋचा मैडम से कि किस तरह से वह अपने जीवन में एक मगही का लगाव हुआ और संविधान का एक ऐसा जिसको एक स्तंभ है, जो जिसे ज्यूडिशियरी कहते हैं, जो संविधान के ऐसे अंग जो विकास की गति को, भारत को एक अलग पहचान देती है और न्यायिक व्यवस्था को उस दिशा में मोड़ती है जो एक तरह से विकास की गाथा को गुणगान करती है। तो मैं चाहूँगा कि मैडम से, ऋचा मैम, कि आपका एक तरह से जैसे क्षेत्र है कहें कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से समन्वय करके चलाना जी, और उसमें धारा और जो भी मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए आप वकालत भी करते हैं हाई कोर्ट में जी, और जजमेंट भी लाते हैं जी, ऑर्डर भी दिलाते हैं उनके पक्ष में। लेकिन आप एक अधिवक्ता होते हुए मगही के लिए, मगही भाषा के लिए, जो माँ की भाषा है, उस भाषा को, उस आत्मा से आप कैसे राग मिला लिए? देखिए, जिस तरह से आपने अभी कहा कि वाकई में पटना हाई कोर्ट में जब मैं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी और बहुत सारे गरीब लोगों के लिए भी मैंने केस लड़ा, तो वो तो न्याय का एक पक्ष था जी। और चूँकि मैं साहित्यिक गतिविधियों में काफ़ी रुचि रखती हूँ और जो ही मुझे यहाँ के मगही भाषा के बारे में मालूम हुआ जी, तो मगही, चूँकि पटना मगध का एक मुख्य अंग है जी, तो पटना में सालों से काम करने के दौरान जब यहाँ की भाषा के बारे में मुझे जानकारी मिली और भाषाई चीज़ों को समझने के बाद पता चला कि मेरी मैथिली भाषा जिस तरह से संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हो चुकी है, तो उसी तरह से मगही को भी संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की जो लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, वो वर्षों से जारी है। और मैम का एक और मैं, इनका जो जन्म स्थान है वो बेगूसराय जिला है मैडम आपका जी, और कर्म क्षेत्र रहा है पटना जी, और मगध क्षेत्र। ऐसे तो बेगूसराय प्राचीन काल से अंग रहा है मैम मगध का ही जी, लेकिन ये अंग्रेज के बाद आया, फिर उसके बाद 7 जिला 5 जिला में वो बांट दिया गया। लेकिन मगध का क्षेत्र तो ईरान तकला था। हाँ, उस मुताबिक अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था या फिर अशोक का शासन जो था, अखंड भारत, हाँ, अखंड भारत की जो एक परिकल्पना है, तो उसमें निश्चित रूप से ये बात सही है कि संपूर्ण भारत एक तलवार के नीचे था, एक शासन के नीचे था। तो उस मुताबिक आपकी बात बिल्कुल सही है। कानून के क्षेत्र से तो मैं जुड़ी हूँ। तो मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने की जो लड़ाई है उसके बारे में ज्यों-ज्यों मैं जानती गई तो फिर मैं मगध और मगही को छोड़ नहीं पाई जी। कहते हैं ना कि कर्म के माध्यम से जो मैं मगध और मगही से जुड़ी तो फिर मैं मगध और मगही से दूर जा ही नहीं सकी जी। फिर अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने के लिए 2023 में हमने पदयात्रा की, जिसमें हमने मतलब 7 दिवसीय पदयात्रा की, यही गया के विष्णुपद मंदिर से राजभवन पटना तक।
उसके बाद अनेकों हमने मतलब आंदोलन किए, ज़मीनी आंदोलन किए, जनता तक पहुंचने के जन जागरूक अभियान चलाए, जिसमें घरे घरे दुआरी दुआरी अभियान था या और ऐसे बहुत सारे अभियान थे। हमने लोगों से जाके घर घर अलख जगाई कि भाई अपनी भाषा के प्रति आप जो है सो हीन भावना छोड़िए। उसके बाद छोटे छोटे आंदोलन जो हैं वो आपके आंदोलन की तारतम्यता को बनाते हैं जी बिल्कुल। और बीच बीच में आपको सरकार और जनता को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन को भी धरातल पर लाना पड़ता है। जैसे मैम, जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं जी लेकिन दो व्यवस्थाएं जी जो चिन्हित करती है भारत के लिए लोकतंत्र में, एक होता है संविधान में पास होना और एक होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से एक कानून बनाना। जी। तो ये ही तरीका हो सकती है। नहीं, हम लोग देखिए यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि सरकार जो पार्लियामेंट के माध्यम से जो कानून बनाती है जी। तो मूल रूप से अपने देश में कानून बनाने का वही इकलौता साधन है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में, जब कोई भी मामला, जैसे शाहबानो का केस गया था उनके यहाँ तलाक के लिए, भरण पोषण के लिए, तो जब कोई मामला उनके यहाँ पहुँचता है और उसमें वो जो मतलब कि फैसला सुनाते हैं और सरकार अगर उनके फैसले के अगेंस्ट अगर नहीं जाती है तो वो धीरे धीरे कानून की शक्ल में आ जाता है। लेकिन सरकार जब चाहे उसके विरोध में या उसके समर्थन में कोई भी कानून लाकर, कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास करके उस फैसले को उलट सकती है। अच्छा मैम, आप इतना काम कर रहे हैं जी, तो आप एक महिला होकर, सबसे बड़ी चीज होता है कि कई भी समाज में यदि महिलाओं को उतारा जाता है तो एक ऐसा दृष्टि से देखा जाता है कि उनको मने चौखट से बाहर पैर रखने पर एक दूसरा मने व्यू ऑफ रेफरेंस देखा जाता है। तो आप उस चीज को मतलब तोड़कर एक समाज के लिए, एक मघी के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको कितना परेशानी झेलना पड़ता होगा? देखिए परेशानियां तो होती हैं, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है तो भारत सदैव मातृशक्ति, नारी शक्ति का पूजक रहा है। ये अलग बात है कि महिलाओं को पर्दे के पीछे, दरवाजे चौखट के पीछे तब जाना पड़ा जब अपने यहाँ विदेशी आक्रांताओं की आक्रमण हुए, विदेशी हमले हुए और वो हमारे देश की, हमारे समाज की लड़कियों को उठा के उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो हमारा समाज अपने महिलाओं को दरवाजे के पीछे धकेलने को मजबूर हो गया। नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं है महिलाओं को चौखट के पीछे दबा के रखने की। हम लोग तो नारी पूजक हैं, हम लोग शक्ति पूजक हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा देश, हमारा समाज इतनी उन्नति कर चुका है कि परेशानियां तो हैं, लेकिन उन परेशानियों में महिलाओं के कदम रुकते नहीं। बड़ा और इकलौता लक्ष्य है कि मगही को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने के लिए कई पीढ़ियां अपने जान की बाजी लगा चुकी हैं। तो हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार को सोचना है, चुनाव का समय भी है कि अगर मगध का वोट चाहिए तो मगध की आवाज़ भी तो सुननी होगी उन्हें। अच्छा, अगर अष्टम अनुसूची में माने संविधान के पृष्ठ पर यदि मुहर लग जाती है जी मगही भाषा को, तो उससे क्या लाभ होगी? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और अपनी जनता और जितने भी भाई बहन साथी संगी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने का फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आज जितने भी सरकारी मंच हैं, बिल्कुल, आज जो आप एक एक प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअली मगही को शामिल कराने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, जैसे विश्वविद्यालय के कोर्स में मगही को पढ़ाने की बात हो या फिर विद्यालयों में मगही को पढ़ाने की बात हो, तो सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है। अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी नियुक्ति लाई जाएगी, शिक्षिका की बहाली होगी। तो एक शिक्षा वर्ग है या फिर जो पर्यटन में हमारे मगध की जो स्मृतियां हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है। प्रत्येक मंच पर जो आप इंडिविजुअली अलग अलग जाकर जो मगही के सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो ही मगही को अष्टम अनुसूची में दर्जा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही मगही को सभी मंचों पर स्थान मिल जाएगा और रोजगार भी मिलेगा। रोजगार
परक रास्ते खुलेंगे। मान लिया जाए आज हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, या फिर और भी जो हमारे मगध की विभूतियाँ हैं उनकी बात करते हैं, तो उनसे जुड़े इतिहास भी हमारे मगध क्षेत्र में बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर मगही को अष्टम अनुसूची में दर्जा मिल जाएगा तो पर्यटन मंत्रालय है, तो उनसे जुड़ी स्मृतियों के संरक्षण की बात आएगी, फिर वहाँ पर पर्यटन का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, लोग घूमने आएंगे, वहाँ के राजस्व में वृद्धि होगी, गाइड नियुक्त होंगे, दुकानें खुलेंगी, व्यापारी वर्ग सक्रिय होंगे। उसी तरह से आप देखिए कि मगध क्षेत्र की जनता को शिक्षा और शिक्षक की जो पद्धति है उसमें रोजगार मिलेगा। मगही से आपको यूपीएससी बीपीएससी में जगह मिलेगी, आप मगही भाषा को लेके आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर सकते हैं। एसएससी के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं आप अपनी मातृभाषा में जा सकते और हैं। मतलब कहे रोमटा खड़ा कर देने वाली घटनाएं आपके साथ घटी थी। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के लिए आप लोग मांग कर रहे थे जी। तो उस समय एक ऐसी रेलगाड़ी को आप लोग के ऊपर से पार कर दी गई थी जी। जिसमें आप लोग बाल बाल या प्रभु की कृपा रही कि आप लोग वहाँ पर सुरक्षित रहे। जी। उसका क्या घटना था मैम, आप जरा जिक्र कीजिए। हम सभी लोग मतलब कि वहाँ भी करीब 40-44 वर्षों से रेलवे परियोजना की मांग चल रही है जी। सरकार उसमें भी जो है सो पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण बर्ताव किए हैं। बिहटा अरवल औरंगाबाद परियोजना को लेके हम लोगों ने पूर्व सूचना देते हुए बिहटा रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा था। करीब 1,500-2 हज़ार की संख्या में हम लोग जितने भी आंदोलनकारी थे जुटे थे। इवन जितने भी सरकारी जो रेलवे के जितने भी कार्यालय थे उनको हमने पूर्व सूचना दे रखी थी जी। उनके भी जीआरपी और पैरा कमांडो फोर्सेस जो थे सो काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों को रोकने के लिए ट्रैक पर खड़े थे। तो जब उनके अपने लोग वहाँ पर खड़े थे तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को इस आंदोलन की और इस जन जुटान की जानकारी तो थी। जी बिल्कुल। उसके बाद भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे और परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए के नारे लगा रहे थे। तभी सुविधा एक्सप्रेस बहुत तेज़ गति से हम लोगों की तरफ बढ़ी। बहुत सारे पत्रकार साथी भी थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, जब हम लोगों ने रेलवे को इसकी पूर्व सूचना दी है तो आप लोग घबराइए मत, सो रेलवे को आप लोगों के पास से रोक दिया जाएगा, निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा। हम लोग ट्रैक पर ही थे, तभी अचानक से रेलवे ट्रैक पर से सुविधा एक्सप्रेस अपनी पूरी गति के साथ गुजर जाती है। पूरी अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमारे साथी जो चंदन वर्मा थे वो रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे और हम लोग उनके सिर के पास बैठे हुए थे और बहुत सारे साथी थे। चंदन वर्मा जी को उठने का समय नहीं मिला, क्योंकि व्यक्ति जब लेटा होता है तो उसको उठने का समय नहीं मिलता है। बिल्कुल। वो दम साध के लेटे रह गए और हमारे एक भाई ने हमारी एक कलाई खींची और तेजी से रेलवे ट्रैक से बाहर मतलब खींच लिया। तो चंदन वर्मा के ऊपर से 12 बोगी सुविधा एक्सप्रेस की गुजर गई, पार कर गया, पटरियों के बीच में, वो पटरियों के बीच में लेटे रह गए थे। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था और इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा क्रोध में आक्रोश में आ गए थे। ट्रेन पर वो लोग पत्थरबाजी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन चंदन वर्मा ने सब लोगों ने रोका कि नहीं भाई, रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम लोग अगर मांग कर रहे हैं और उन्हीं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा आंदोलन गलत दिशा में चला जाएगा। बिल्कुल। तो कहना यह है कि सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही के चपेट में। जब रेलवे को इस बात की जानकारी थी उसके बाद भी हरी झंडी कैसे दी गई, ये रेलवे की उपेक्षापूर्ण बर्ताव और लापरवाही को दर्शाता है। सरकार की मिली भगत थी उसमें। जी। और एक अंतिम सवाल मैम हम आपको पूछना चाहता हूँ, तो विधानसभा 2025 में आपकी पार्टी भी है समाजवादी लोक परिषद जी, तो
इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, समाजवादी लोक परिषद को हमने शुरू से मगही भाषा के आंदोलन में समर्पित कर रखा है। हम शुरू से कहते आए हैं कि देखिए, जब तक किसी भाषा की मांग संसद भवन तक नहीं पहुंचेगी तब तक वहां तक अष्टम अनुसूची में दर्जा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। लोग जो सोच रहे हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ के अगर हम नियम बनवा लेंगे, संविधान में अपनी भाषा को जुड़वा लेंगे, तो ये सबसे तो बड़ी कोरी गलत कल्पना है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी कही जाएगी। तो हमने सबसे पहले अपनी पार्टी को मगही भाषा के लिए समर्पित कर रखा है। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम भी इसी भाषा के लिए होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दे सरकार। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे घोषणा पत्र में मगही भाषा की मांग जो है वो सबसे पहले सूची के पहले नंबर पर होगी। उसके साथ जो जहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, अच्छा, तो प्रत्याशी भी उतारना चाहते हाँ, हैं। तो जहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे तो उसके बाद बाकी जो स्थानीय मांग है, जनता की समस्याएं हैं, तो उनको भी हम उठाएंगे। लेकिन मगही भाषा को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिलाने की जो हमारी मांग है उसको हम सर्वोपरि रखेंगे। यही हमारी डिमांड है और इसी के साथ हम अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमने तय किया था कि जिन मुद्दों पर बाकी पार्टियां और सरकारें उपेक्षित व्यवहार कर रही हैं, हम उन मुद्दों को बहुत गंभीरता पूर्वक उठाएंगे। हम लोग मगही की मांग के लिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। और हम लोगों का इस बार का एक ही नारा है कि जे करतन मगही के सपोर्ट उनके देम अब की वोट। और उसी नारे का एक और विकल्प भी है कि जे करतन मगही के सपोर्ट वहे मांगे हमरा से वोट।